नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास वर्दी का नशा। तो चंदा ने बलात्कार के मामले में आरोपी से समझौता कर लिया है 20,000 में सर। पहले तो बयान दे दिया आरोपी के खिलाफ, पर बाद में समझौता हो गया। कहती है सब ठीक है, उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। गाड़े बोला, पुलिस के साथ क्या समझौता हुआ? गाड़े फौरन जेब से 500 के नोट की गड्डी निकालकर आगे बढ़ा और टेबल पर रख दी। यह समझौते की रकम सिर्फ आपके लिए है सर। सिर्फ मेरे लिए? इंस्पेक्टर नाड़ा कुछ नरम पड़ा। गड्डी उठाकर टेबल की ड्रॉज में रख दी। यस सर। सस्ते में समझौता कर लिया तुमने। पार्टी कमजोर थी सर। बैठो। सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हारे लिए 2 काम है सब इंस्पेक्टर गाड़े। चेतन नाड़ा बोला, हुक्म दीजिए। राजेश रतनवाल का नाम तो तुम जानते ही हो, मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन। वही। सुबह 4 बजे थाने में फोन आया कि उसके घर में 30 करोड़ की ज्वेलरी और कैश कोई ले उड़ा है। मैं खुद वहां पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए। रत्नवाल का मामला जो ठहरा, पता चला कि एक ही बंदा घर में घुसा था। काले कपड़े पहने, वैसा ही नकाब डाल रखा था। वो रत्नवाल की छोटी बहू के कमरे की खिड़की से भीतर आया, जो कि खुली हुई थी। उसे मिसेज रत्नवाल ने बंगले में तब देखा जब वो मुख्य दरवाजे से 30 करोड़ का सोना और नकदी लेकर फरार हो रहा था। मिसेज रत्नवाल ने शोर डाला तो बंगले में फौरन अफरा तफरी मच गई। बाहर सिक्योरिटी वाले भी सावधान हो गए। वो पकड़ा गया क्या? गाड़े कह उठा। वो किसी को नहीं दिखा और फरार हो जाने में सफल हो गया। बाहर सिक्योरिटी वालों ने भी उसे नहीं देखा? नहीं। ये कैसे हो सकता है? रोशन गाड़े हैरानी से बोला। यही हुआ है, परंतु मेरा सोचना है कि मिसेज रत्नवाल के द्वारा देखे जाने पर वो सदर दरवाजे से बाहर निकलकर भाग तो गया, परंतु वो वापस बंगले में आ गया। तभी तो सिक्योरिटी उसे देख नहीं पाए। वो भीतर कैसे आ गया? गाड़े के माथे पर बल पड़े। मिस्टर रतनवाल की छोटी बहू के कमरे की खुली खिड़की से। ये कैसे हो सकता है? गाड़े के होठों से निकला। क्यों नहीं हो सकता? रतनवाल का छोटा बेटा भी तो कमरे में होगा। उसकी पत्नी की छोटा बेटा 2 दिन पहले ही सिंगापुर गया है। कमरे में रतनवाल की छोटी बहू अकेली थी, परंतु वो कहती है कि वो तो रोज ही खिड़की खोलकर सोती है, वहां से कोई भीतर नहीं आया। जबकि मेरा ख्याल है कि इस मामले में छोटी बहू की टांग भी फंसी है। चोरी करने वाले को रास्ता दिखाने वाली छोटी बहू ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं? गाड़े बोला। छोटी बहू के रंग ढंग मुझे शक से भरे लगे। कमरे की खिड़की खुली रखना, मिसेज रतनवाल के चोर को देखते ही चिल्लाने पर मुख्य दरवाजे से चोर का निकलकर गायब हो जाना, सिक्योरिटी वाले भी उसे नहीं देख सके और चोर के जाने का एक ही रास्ता था, छोटी बहू के कमरे की खिड़की खुली होना। वो आया भी वहीं से और दोबारा गायब भी उसी खिड़की से हुआ, ऐसा मेरा मन कहता है। आपने छोटी बहू के कमरे की तलाशी ली? सीधे सीधे तो उसके कमरे की तलाशी नहीं ले सकता था। ऐसे में मैंने बाकी पुलिस वालों के साथ पूरे बंगले की तलाशी ली, जिसमें छोटी बहू का भी कमरा था। तब सुबह के 8 बज रहे थे और उस चोर का माल सहित भागने का पूरा वक्त मिल गया होगा। आपका मतलब कि छोटी बहू ने भगा दिया? मैं ऐसा ही सोचता हूँ। घर में चोरी हुई और छोटी बहू 6:30 बजे पार्क में जॉगिंग के लिए चली गई। वो रोज ही कार पर पार्क में जाती है। हो सकता है चोर और 30 करोड़ का माल कार में हो और इस तरह चोर वहां से बाहर निकल गया हो। मेरे शक के दायरे में छोटी बहू ही आ रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन तुम्हें करनी है। छोटी बहू का कोई ऐसा आशिक ढूंढो जो ये काम कर सकता हो। इस चोरी में घर का कोई बंदा अवश्य शामिल है, जैसे कि छोटी बहू या फिर कोई और। समझ गया सर। छोटी बहू को हर वक्त नजर में रखो। इस काम में जितने पुलिस वाले चाहिए वो ले लो। ये रत्नवाल का मामला है और कमिश्नर साहब का भी फोन आ चुका है कि इस मामले को जल्दी निपटाओ। रोशन गाड़े ने सर हिलाया। अब दूसरा मामला सुनो। जी। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जंगलों के पुराने खंडहरों में से अरबों की जो दौलत मिली है, एक्सपर्ट ने उसकी कीमत 2000 करोड़ से भी ज्यादा की लगाई है। वो 1500 ईस्वी की दौलत मानी जा रही है। अब सरकार उस दौलत को सरकारी खजाने में भेजने का इंतजाम कर रही है। यह काम हफ्ते 10 दिन में होगा। चूंकि वह जंगल हमारे थाने के अंडर पड़ते हैं, इसलिए हमें खजाने को तगड़ी सुरक्षा देकर उसे सरकारी खजाने तक पहुंचाना है। इस काम के लिए तो आप ही काफी है सर, परंतु साथ में मुझे तुम जैसे समझदार इंसान की भी जरूरत है।
वैसे हमारे पुलिस वाले जंगल में 2000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की दौलत को सुरक्षा दे रहे हैं। कमिश्नर साहब ने इसके लिए हेडक्वार्टर से और पुलिस भी भेजी है। पिछले 10 दिन में से मैं लगातार वहीं पर था। जब भी इस दौलत को सरकारी खजाने में जमा कराने ले जाया जाएगा तब तुम मेरे साथ रहोगे। यस सर। मुखबिर से एक खबर मिली है आज सुबह। क्या? विनय बरूटा नाम का आदमी खंडहरों से मिली दौलत पर हाथ डालने का इरादा बनाए हुए है। विनय बरूटा कौन है? डकैती करना इसका काम है, लेकिन डकैती मास्टर तो देवराज चौहान है। विनय बरूटा का मैंने नाम नहीं सुना। विनय बरूटा भी डकैतियां डालता है। एक दो बार नाम सुना है मैंने। रोशन गाड़े के चेहरे पर अजीब से भाव दिखने लगे। वो बोला, 2000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है सर। एक्सपर्ट का कहना है कि वो और भी ज्यादा करोड़ों की हो सकती है। अभी उसका मूल्य नहीं आंका गया। इंस्पेक्टर नाड़ा बोला, इतनी बड़ी दौलत पर तो हर कोई डकैती डालना चाहेगा। हमने दौलत को तगड़ी सुरक्षा देनी है। क्या पता विनय बरूटा आजकल में ही वहां दौलत लूटने आ जाए। बुरी मौत मरेगा। वहां पुलिस के 150 जवान तैनात थे। इंस्पेक्टर नाड़ा ने कहा, यह तो बहुत बड़ी दौलत है सर। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उन वीरान खंडहरों में इतनी दौलत दबी है। गाड़े ने गहरी सांस ली। पता होता तो तुम क्या करते? नाड़ा ने उसे घूरा। सारी मैं ही उड़ा ले जाता। गाड़े, इंस्पेक्टर नाड़े ने कठोर स्वर में कहा, इस वर्दी का ध्यान रखो जो तुमने पहन रखी है। यह कपड़े की वर्दी नहीं, जज्बे की वर्दी है। यह ठीक है कि पुलिस महकमा ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत हेराफेरी चलानी पड़ती है। 50 तरह के खर्चे हमें निकालने पड़ते हैं, लेकिन है तो हम कानून के रखवाले ही। छोटी बेईमानी चल जाएगी, लेकिन बड़ी नहीं चलेगी। फर्ज की तरफ ध्यान दो। सरकार परिवार का खर्चा चलाने के लिए तुम्हें तनख्वाह देती है। आप ठीक कह रहे हैं सर, वो दौलत सरकार की है। विनय बरूटा अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश में है तो सफल नहीं होगा। मरेगा साला। हमारे इतने जवान वहां पर हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खंडहरों में फैले जवान इस वक्त सब मेरे अंडर है। मुझे वहां पहुंचना है। तुम रतनवाल का मामला देखो। छोटी बहू को खास नजर में रखना। जल्दी से काम निपटा कर मेरे पास खंडहरों की दौलत पर ड्यूटी संभाल लो। ठीक है सर। उठो और रतनवाल के मामले पर लग जाओ। मैं अभी छोटी बहू पर नजर रखवाने का इंतजाम करता हूँ और पूछताछ के लिए खुद वहां जाता हूँ। समझदारी से। ये रतनवाल का मामला है। मैं समझता हूँ सर। रोशन गाड़े कहकर उठा और सैल्यूट मारकर बाहर निकल गया। उसके बाद रोशन गाड़े 1.5 घंटा पुलिस स्टेशन में ही रहा। रतनवाल की छोटी बहू की निगरानी के लिए 4 पुलिस वाले वहां भेज दिए। खुद भी 3 पुलिस वालों को लेकर पुलिस कार में रतनवाल की तरफ रवाना हो गया। कुछ आगे जाकर गाड़ी ने धार मारने का बहाना किया और पुलिस गाड़ी रुकवाकर एक पेड़ के पीछे जा खड़ा हुआ और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाए और फोन कान से लगा लिया। बात भी हो गई। हेलो, उधर से आवाज कानों में पड़ी। बंसी, गाड़े ने धीमे स्वर में कहा। मैं रोशन गाड़े। ओहो इंस्पेक्टर साहब, उधर से बंसी की मुस्कान भरी आवाज आई। काम है तेरे से, करेगा तो नोट मिलेंगे। काम बोलो साहब। डकैती मास्टर देवराज चौहान का पता कर कि वो कहाँ मिलता है। गाड़े बोला। क्या अजीब बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? देवराज चौहान किसी को नहीं मिलने वाला। सारी पुलिस उसे ढूंढ रही है। बंसीलाल, मेरी बात सुन। वो मुंबई में ही कहीं टिका रहता है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे फोन पर ही मेरी बात करा दे तो 1 लाख रुपया दूंगा। रोशन गाड़े ने कहा। यह काम मेरे बस का नहीं है। उधर से बंसी ने कहा। सोच ले, कल को तेरे को काम पड़ा तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा। कोशिश कर लेता हूँ, पर लगता नहीं यह काम हो सकेगा। मुझे पता है तू कोशिश करेगा तो यह काम जरूर हो जाएगा। कहकर गाड़े पेड़ के पीछे से निकला और पुलिस कार की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर उलझनों का जाल बिछा स्पष्ट दिख रहा था। सर, इंस्पेक्टर रोशन गाड़े पुलिस कार में 3 पुलिस वालों के साथ रतनवाल के बंगले पर पहुंचा। गेट पर खड़े 2 दरबानों ने उन्हें रोका और इंटरकॉम पर भीतर बात की। फिर उन्हें भीतर जाने दिया। भीतर ड्राइंग हॉल रूम में पहुंचते ही उनका सामना 65 वर्षीय रतनवाल से हुआ। गाड़े रतनवाल को पहचानता था। गुड आफ्टरनून सर, गाड़े ने सर हिलाकर कहा। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े आपके घर में हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। अब उसकी जरूरत नहीं, रतनवाल ने गंभीर स्वर में कहा। हमारा पैसा हमें घर में पड़ा मिल गया है। ओह, तो चोरी किसने की? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये मामला यहीं खत्म कर दो। मामला खत्म कर दे? ये कैसे हो सकता है? पुलिस को जब तक चोर न मिले तब तक। मुझे चोर की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस को तो है सर।
चोर को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। रतनवाल ने शांत निगाहों से गाड़े को देखा और कह उठा, तुम इस बात की कोशिश में हो कि तुम्हें नोट दूं? तुम जबरदस्ती चोर पकड़ने? क्या कहे सर? मन ही मन बौखलाया गाड़े कह उठा, मैंने कब रिश्वत मांगी? रिश्वत मांगी नहीं जाती, हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि सामने वाला रिश्वत दे, परंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। मैंने कहा यह मामला खत्म तो खत्म, कमिश्नर साहब से अभी बात करता। ठीक है सर, गाड़े जल्दी से कह उठा, आप चाहते हैं तो पुलिस इस मामले को यहीं पर बंद कर देती है। रोशन गाड़े तीनों पुलिस वालों के साथ बंगले से बाहर आ गया। सर, रतनवाल चोर को क्यों नहीं पकड़वाना चाहता? कांस्टेबल ने पूछा। मुझे क्या पता, गाड़े ने बात टाल दी। यहाँ सादे कपड़ों में पुलिस वाले नजर रख रहे हैं, उनके काम की अब कोई जरूरत नहीं रही। उन्हें बुला लो, कार के साथ ही ले जाते हैं उन्हें। देर मत लगाना, मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास जंगल में उस खंडर पर जाना है जहाँ खजाना मिला है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर गाड़े ने पीली पल्सर उठाई और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। कुछ आगे जाकर उसने पल्सर रोकी और मोबाइल निकालकर बंसी का नंबर मिलाया। हेलो, बंसी की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान का पता किया? गाड़े ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस देवराज चौहान जैसी डकैती मास्टर को नहीं पहचान पाती तो बंसी कैसे ढूंढ लेगा? तो तू मेरा काम नहीं करेगा? मैंने तो पहले ही बोला है कि यह काम मेरे बस से बाहर का है, फिर भी मेरे आदमियों को काम पर लगा दिया है। तूने मेरा यह काम नहीं किया तो फिर मैं भी तेरा काम नहीं आऊंगा, गाड़े सख्त स्वर में बोला। अब कोशिश तो कर ही रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, डकैती मास्टर को ढूंढ लेना आसान होता तो उससे फोन पर मेरी बात हो जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। पहले वो मिले तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरे आदमी उसे ढूंढ पाएंगे। काम करके दिखा। गाड़े की तेज आवाज तेज हो गई। यह जरूरी काम है मेरे लिए। इसके साथ ही उसने फोन बंद करके जेब में रखा और पल्सर को आगे बढ़ा दिया। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े जंगल में स्थित खंडरों के पास पहुंचा। शाम के 6 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ पूरी तरह खिसक चुका था और पीली धूप फेंक रहा था। गर्मी थी, आज हवा भी नहीं चल रही थी। वहां पर जगह जगह हथियारबंद पुलिस वाले फैले थे। गाड़ी ने मोटरसाइकिल पुलिस की गाड़ियों के पास खड़ी की और खंडरों की तरफ बढ़ गया, जो के सामने ही नजर आ रहे थे। आगे किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं थी। गाड़ी पुलिस की वर्दी में था, इसलिए उसे किसी ने भी रोकने की चेष्टा नहीं की थी। गाड़ी की नजर वहां के माहौल को परख रही थी। जब से खजाना मिला था वो यहाँ पर पहली बार आया था। क्योंकि इंस्पेक्टर नाड़ा को यहाँ दिन रात काम संभालना पड़ रहा था, ऐसे में नाड़ा ने उसे पुलिस स्टेशन के सारे काम सौंप दिए थे। परंतु अब नाड़ा ने स्वयं ही उसे यहाँ आकर काम में हाथ बंटाने को कहा था। गाड़ी की नजरें नाड़ा की तलाश पर थी, जबकि हर तरफ खाकी वर्दियां ही नजर आ रही थी। गाड़ी ने एक पुलिस वाले से इंस्पेक्टर नाड़ा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो कुछ देर पहले ही खंडरों के भीतर गया है। गाड़ी खंडरों की तरफ बढ़ गया। खंडरों के आसपास गाड़ी को टेंट लगाए सादे कपड़े वाले लोग भी दिखे, जो कि पुरातत्व विभाग और एक्सपर्ट थे पुरानी चीजों के। गाड़ी वहां पहुंचा जहां खंडरों से नीचे सीढ़ियां जा रही थी। 2 हथियारबंद पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? गाड़ी ने उन्हें देखा। भीतर वही लोग जा सकते हैं जिनकी पहचान हमें करा दी जाती है। आपको पहली बार देखा है। मैं इंस्पेक्टर नाड़ा का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े हूँ और इंस्पेक्टर साहब ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। आपको यहीं पर इंतजार करना होगा। इंस्पेक्टर नाड़ा अभी भीतर गए हैं। उन्हें खबर भिजवा दो कि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े आया है। तभी पुरातत्व विभाग का एक आदमी भीतर जाने को हुआ तो पहरेदार पुलिस वाले ने उससे कहा, सर, इंस्पेक्टर नाड़ा को खबर दे देंगी कि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े उनसे मिलने आए हैं। जरूर, कहने के साथ ही वो आदमी सीढ़ियां उतरने लगा, भीतर प्रवेश करता चला गया। गाड़ी वहां से 10 कदम दूर हटा और कमर पर हाथ रख के टहलने लगा, जबकि उसकी नजरें यहाँ के हर काम को देख रही थी, सब इंतजामों को समझ रही थी। वो दोनों पुलिस वाले मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। खजाने के पास हर किसी का जाना संभव नहीं था, खास लोग ही भीतर जा पा रहे थे। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा भीतर से बाहर निकला। तुम आ गए गाड़े? नाड़ा उसकी तरफ बढ़ता कह उठा। मैंने तो कहा था रतनवाल का मामला निपटा कर ही। वो मामला निपट गया है सर। रतनवाल का कहना है कि सारी दौलत जो चोरी हुई थी वो उसे घर में पड़ी ही मिल गई और अब मामला आगे बढ़ाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। चोरी में उसके घर का सदस्य ही रहा होगा। तो मेरा शक सही था। चोरी में छोटी बहू का हाथ हो सकता है।
तभी रत्नवाल ने मामला बंद कर देने को कहा। वो काम खत्म होते ही मैं यहाँ आ गया। ठीक किया तुमने, यहाँ सब कुछ संभालने में मुझे समस्या आ रही है। तुम यहाँ मेरे काम में हाथ बटाओ। पुलिस स्टेशन के काम वो मैं सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े के हवाले कर आया हूँ। तुम सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। वैसे तो सब ठीक है, पर विनय बरूटा यहाँ पर हाथ मारने की कोशिश में है। कोई खास बात? हाँ, विनय बरूटा हमारे मुखबिर शिवलाल तोड़े के पास गया था। उसे 100 करोड़ का लालच दिया कि मुझे तैयार कर ले कि मैं डकैती में उसकी सहायता करूं। मैंने मना कर दिया। उसके बाद विनय बरूटा का फोन आया, मुझे तैयार करने की कोशिश की। लगता है विनय बरूटा कुछ करके ही रहेगा। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा गंभीर स्वर में बोला। रोशन गाड़े सतर्क हो चुका था। विनय बरूटा कैसा डकैती मास्टर है? गाड़े ने पूछा। 2-4 बार उसका नाम सुना है सर, गाड़े ने कहा। यहाँ बहुत पक्का इंतजाम है। विनय बरूटा ने कुछ करने की चेष्टा की तो मरेगा, वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं वो खजाना देखना चाहता हूँ सर। आओ भीतर चलो, देख लो, नाड़ा कहते हुए वापस पलटा। ये पुलिस वाले तो मुझे भीतर ही नहीं जाने दे रहे, गाड़े मुस्कुराकर बोला। उसके साथ चल पड़ा। अब जाने देंगे। मेरा ही ऑर्डर है कि सिर्फ उन्हें ही भीतर जाने को दिया जाए जिनकी पहचान मैंने करा रखी है। 4 दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे तो इन्होंने उन्हें भी रोक लिया था। इंस्पेक्टर नाड़ा और सब इंस्पेक्टर गाड़े उन दोनों पुलिस वालों के पास पहुंचे जो पहरे पर खड़े थे। नाड़ा उनसे बोला, सब इंस्पेक्टर गाड़े को पहचान लो, ये अब मेरे साथ ही काम करेगा। यहाँ और मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग इसकी बात मानोगे? यस सर। दोनों पुलिस वालों ने फौरन सर हिलाया। आओ गाड़े। फिर इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा और गाड़े सीढ़ियां उतरते भीतर प्रवेश कर गए। हर सीढ़ी 1.5 फुट ऊंची थी और कुल 9 सीढ़ियां थी। रोशन गाड़े को सीढ़ियां उतरते गुमसा एहसास हुआ। वो 15.5 फुट नीचे पहुंचे। नीचे पत्थरों का फर्श था, परंतु एकदम प्लेन नहीं था। कहीं से पत्थर थोड़ा सा उभरा हुआ तो कहीं से समतल। पहाड़ के पत्थरों से फर्श बनाया गया था। वहां भरपूर रोशनी थी। मोटे मोटे बल्ब जल रहे थे और छत कच्ची मिट्टी की थी। रोशन गाड़े की निगाह हर तरफ फिर रही थी। वहां भी कई हथियारबंद पुलिस वाले यहाँ वहां पहरा देते दिखे। उनके अलावा करीब 50 आदमी और थे जो तरह तरह के कामों में व्यस्त थे। सीढ़ियां उतरते ही दाएं तरफ कतार में कमरे दिखाई दिए। उनके दरवाजे खुले हुए थे। गाड़े, नाड़ा बोला। यस सर, ये है वो कमरा जहाँ दौलत भरी मिली। वो दौलत कहाँ है? गाड़े के होठों से निकला। आगे बढ़ो, दिखाता हूँ। यहाँ पर जगह कम थी, जबकि उस सारी दौलत को सरकारी आदेश के मुताबिक पैक करके सरकारी खजाने तक ले जाना था। ऐसे में सारी दौलत को समेटकर यहाँ से आगे ले जाया गया है। वहां पर खुली जगह है। अभी तक इन 2 कमरों की दौलत को ही पैक किया जा सका है। गाड़े ने देखा 2 कमरों के दरवाजे खुले और भीतर कुछ भी नहीं था, जबकि बाकी के कमरे बंद थे और वहां पर नए ताले लगे थे। बातों के दौरान वे आगे बढ़ते जा रहे थे। किस डिपार्टमेंट के लोग दौलत की देखरेख और पैकिंग में लगे हैं? गाड़े ने पूछा। पुरातत्व विभाग वालों के साथ सरकार के चंद बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है। 4 लोग। वो लेबर है जो पेटियों को बंद करने में माहिर है। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा शांत स्वर में कह रहा था। सब काम ठीक ढंग से चल रहा है। उस दौलत की मुट्ठी भर के उन लोगों में से कोई जेब में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। चेतन नाड़ा मुस्कुराया। यहाँ से बाहर जाने से पहले तलाशी देनी जरूरी है। पुलिस वाले तलाशी लेते हैं और इस तरह लेते हैं कि छोटा सा मोती भी बाहर नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर कपड़े उतार कर भी चेक किया जाता है। और पुलिस वालों की तलाशी कौन लेता है? पुलिस वाले। मतलब कि आप मेरी तलाशी लेंगे और मैं आपकी? चलते चलते चेतन नाड़ा ने गर्दन घुमाकर गाड़े को घूरा। गाड़े, ये गंभीर मामला है। मैं तुम्हें बता दूं कि कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कोई गड़बड़ करने की सोचना भी मत, वरना वर्दी से हाथ धो बैठोगे। ये सिर्फ हमारे थाने का मामला नहीं है। इस मामले में हमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा सर। जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो समझो और यहाँ ईमानदारी से चलो। इस विश्वास पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि तुम शराफत से यहाँ पर ड्यूटी दोगे। कहीं मेरे थाने का नाम खराब मत कर देना कुछ खिसका के। सीसीटीवी कैमरे? मैं बच्चा नहीं हूँ सर, और आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। कमरों के आगे का रास्ता उन्होंने पार कर लिया। जिन कमरों पर ताले लगे हैं उनमें से दौलत नहीं निकाली गई? गाड़े ने पूछा। अभी नहीं, धीरे धीरे पैकिंग का काम चल रहा है।
आज रात तक 2 कमरों में मिली दौलत पेटियों में पैक कर ली जाएगी। उसके बाद कल सुबह तीसरे कमरे से दौलत निकालकर इस हॉल में रखी जाएगी और इसे पैक किया जाएगा। अभी तक तो हर कमरे से मिली दौलत को अलग अलग रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं, जो ऊपर से ऑर्डर है हम वैसा ही कर रहे हैं। सारे कमरे खोलकर देख लिए गए हैं? गार्ड ने पूछा। हाँ। सब दौलत से ठसाठस भरे थे क्या? पूरी तरह। जब मैंने पहले पहले कमरा खोला था तो आंखें फाड़े देखता रह गया था। उस वक्त रोशनी का इंतजाम नहीं था। ये सारी जगह सीलन जैसी स्मेल दे रही थी, परंतु उस अंधेरे में हीरे पन्ने जबरदस्त चमक मार रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशनगाड़े ने गहरी सांस ली। 9 कमरों की कतार को उन्होंने पार किया। जब वे आगे की तरफ पहुंचे तो खुद को काफी बड़े हॉल में पाया। हॉल में जगह जगह मोटे गोल पिलर जैसे खंभे खड़े थे। हॉल का फर्श भी पहले के फर्श जैसा था। पहाड़ी के पत्थरों को काट छाट कर सपाट करके फर्श पर बिछाया गया था। छत पर भी पत्थर लगे नजर आ रहे थे। वहां पर भी बल्बों का तीव्र प्रकाश फैला था और हॉल के फर्श पर प्लास्टिक की सीट बिछाई गई थी, जिन पर छोटे छोटे कई ढेरों हीरे पन्ने जवाहरात पड़े चमक मारकर आंखें चुंधिया रहे थे। एक तरफ सोने की आइटमों का ढेर लगा हुआ था। हीरे पन्ने जड़ित सोने के मुकुट, आभूषण, सोने की मोटी जंजीरें, बड़े बड़े हार और भी जाने क्या क्या आइटमें थी। कई हीरे पन्ने तो सतरंगी रोशनी मारकर चमक फेंक रहे थे। रोशनगाड़े हक्का बक्का सा खड़ा देखता रहा। वहां पर 40 से ज्यादा लोग थे। हीरा पन्नों, जवेरातों और सोने को अलग अलग करके रखा गया था। उनकी पैकिंग अलग अलग हो रही थी। पेटियां बंद करने की ठक ठक वहां गूंज रही थी। 4 पेटियों को बंद करने का काम कर रहे थे और 6 लोग उन पर निगरानी रखे हुए थे। कुछ की ड्यूटी उस वक्त को ठीक से पेटियों में रखने की थी। वो पेटियां तैयार करके देते तो चंद लोग पेटियां उठाकर पैक करने वालों के पास पहुंचा देते। सब काम बहुत ही ढंग से किया जा रहा था। तैयार हो चुकी पेटियों को एक दीवार के पास सटाकर रखा जा रहा था। गार्डे ने उन पेटियों को देखा। वो 2 फुट गहरी और 1.5 फुट चौड़ी थी। मजबूत लकड़ी की पेटियां थी वो। बेहद मध्यम सी आवाजें वहां उठ रही थी। हेलो इंस्पेक्टर नाडा, एक व्यक्ति ने उसे आया पाकर देखा। बाहर कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया सर, मैं तो सुबह से ही बाहर ही नहीं गया, उसने कहा। गाड़ी दीवार के साथ सटी पेटियों को गिन चुका था। वो 42 थी। गाड़ी की नजर हर तरफ जा रही थी। ये कौन है? वो व्यक्ति फिर बोला। पहले नहीं देखा। ये सब इंस्पेक्टर गाड़े है सर। ये भी अब मेरे साथ यहाँ रहेगा। गाड़े चेतन नाडा को एक तरफ लाकर बोला। सर, 2 कमरों की दौलत की 50 से ज्यादा पेटियां बन रही है, तो इस हिसाब से तो सारी दौलत की 500 से ज्यादा ही की पेटियां बनेगी। 9 कमरों में दौलत मिली है सर। चेतन नाडा ने गाड़े को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। अभी तो यह शुरुआत है। तुम पेटियां गिनते गिनते थक जाओगे गाड़े। बहुत ज्यादा दौलत है सर। हाँ, आखिरी के 3 कमरों में दौलत ज्यादा है और वो कमरे भी बड़े हैं। ओह, गार्डे ने गहरी सांस ली, जैसे इस बात को हजम कर रहा हो। फिर तो दौलत 2000 करोड़ से भी ज्यादा होगी। अंदर की बात बताऊं क्या सर? यह दौलत 25,000 करोड़ से ज्यादा की है। रोशन गाड़े हक्का बक्का इंस्पेक्टर चेतन नाडा को देखता रह गया। गाड़े नाडा उसकी हालत पर मन ही मन मजे लेता बोला। आप मजाक कर रहे हैं सर? 25,000 करोड़? हाँ, यहाँ मौजूद एक्सपर्ट कहते हैं कि यह उनका कम का अंदाजा है। बाकी तो पैकिंग के दौरान पता चलता चला जाएगा। लेकिन बाहर तो 2000 करोड़ की दौलत मिलने की खबर, बाहर की खबर इतनी ही रहने दो। मैंने तुम्हें भीतर की खबर सुनाई है। गार्डे ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यह तो बहुत ही बड़ा मामला है सर। सच में बहुत ही बड़ा। तभी तो कहता हूँ कि सारा काम ईमानदारी से करो। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कहते हुए गार्डे ने मुस्कुराने की चेष्टा की। नजरें घुमाओ और देख लो। परंतु गार्डे की निगाह चेतन नाडा पर टिकी रही। यह काम हम ईमानदारी से निपटाएंगे सर। मैं तुम्हें यहाँ के सारे काम समझा देता हूँ। कल सुबह से तुम मेरी तरह यहीं पर रहोगे और सब कुछ संभालोगे। जरूर सर। क्या ये लोग सारी रात ही काम करते रहते हैं? रात के 12 बजे ये काम रोक देते हैं और सुबह 6 बजे फिर काम शुरू कर देते हैं। इस रुके वक्त में ये लोग थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। कम से कम 15 दिन और लग सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।